देखो, आज हम है ना तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में जो है ना शैक्षिक परिदृश्य में है, इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। ये अवनी एजुकेशन जो धीर सिंह दाभाई सर की है, उन्होंने उपलब्ध करवाई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा रिवीजन हो जाएगा। 300 क्वेश्चन है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में असत्य कथन है? पहला है शैक्षिक प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है, तो ये सही है। ये विशेषता ध्यान में रखनी है, कला और विज्ञान दोनों है। शैक्षिक प्रबंधन एक मूर्त अवधारणा है, मूर्त नहीं है, अमूर्त अवधारणा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है। तीसरा सत्य कथन है और कौन सा इसमें? देखो, शैक्षिक प्रबंधन एक समन्वयकारी संसाधन है, यह भी ध्यान रखना। ये एक विशेषता हो गई इसकी। शैक्षिक प्रबंधन सामूहिक योगदान पर सफल होता है, यह भी एक विशेषता है। तो ये चार कथन महत्वपूर्ण है। अगला देखो, दूसरा, प्रबंधन में पीओएसडी सीओआरबी सूत्र निम्नांकित में से किसने दिया था? तो प्रबंधन का ये जो सूत्र है, ये दिया था लूथर, गुलिक एवं उर्विक ने, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है, देखो, विद्यालय संगठन संबंधित है, गतिविधियों की योजना और नियोजन ये भी संबंधित है, प्रणाली यानी तंत्र नियंत्रण ये भी है, तो सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखो, गलत कौन सा है ये देखना है। विद्यालय प्रबंधन में सहयोग, समानता, लचीलापन व साझा उत्तरदायित्व शामिल होता है, बिल्कुल सही बात है ये। हेनरी फेयोल को प्रबंधन सिद्धांत व प्रशासन प्रक्रिया का पिता कहा जाता है, यह भी सही है। हेनरी फेयोल को कहा जाता है प्रबंधन संसाधन का पिता। और एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता कहा जाता है, तो ये सभी सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर रह जाएगा। तो सारे ऑप्शन है ना, ये सभी कोई ना कोई प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान में रखना है सारे प्रश्न कथन। अगला प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का मानना है कि भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है? तो ये कौन सा आयोग था ऐसा कहने वाला? कोठारी आयोग, कोठारी आयोग, ऑप्शन 2। प्रश्न 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। गलत कथन कौन सा है? देखो, प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा को कहा जाता है, महत्वपूर्ण कथन है। सही कथन है, प्रबंधन का हृदय किसको कहा जाता है? अभिप्रेरणा को। प्रबंधन का भविष्य निर्णयन को कहा जाता है, यानी प्रबंधन का भविष्य और निर्णय लेने को कहा जाता है, यह भी सही है। अगला है, विद्यालय का हृदय संस्था प्रदान को कहा जाता है, विद्यालय का हृदय संस्था प्रदान को नहीं कहा जाता, ये गलत हो गया। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन के जनक लूथर गुलिक है, यह भी सही कथन है। तो शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जो जनक है वो कौन है? लूथर गुलिक, यह भी सही कथन है। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन 3। प्रश्न 7 देखो, हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन के कार्य है, तो प्रबंधन के कार्य हेनरी फेयोल ने दिए थे पीओ ट्रिपल सी, यानी ऑप्शन 3 पीओसीसी, ये हेनरी फेयोल का प्रबंधन का कार्य है, ध्यान रखने। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक को आधुनिक प्रबंधन का जनक माना जाता है? तो आधुनिक प्रबंधन का जनक माना जाने वाला मनोवैज्ञानिक है हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल जिनका सिद्धांत है पीओसीसी। 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसकी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा सभी स्तरों की नींव का पत्थर है? तो ये सभी स्तरों का जो नींव का पत्थर होता है वो शाला स्तर है, स्कूल स्तर होता है। 1 नंबर ऑप्शन हो गया। 10वां प्रश्न देखो, शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो ये कथन है ना हिलकर्ट का है, तो महत्वपूर्ण कथन है। क्या कहा उन्होंने कि शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है, हिलकर्ट ने कहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है, कौन सा देखना है। नियोजन का सिद्धांत शामिल है, उद्देश्यों का सिद्धांत शामिल है, श्रम विभाजन का सिद्धांत यह भी शामिल है, सारगर्भिता का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन 4। अगला प्रश्न 12 नंबर, लूथर गुलिक ने आधुनिक संप्रदाय के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के कितने घटक बताए? तो लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रबंधन के 7 घटक बताए हैं, तो 7 घटक, ऑप्शन 3।
प्रश्न 13, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। फिर से हमें असत्य से हटना है। पहला कथन क्या दे रहा है, शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करना शैक्षिक निर्देशन की विशेषता है। तो ये शैक्षिक निर्देशन में होता है, सही है। सेवा पुस्तिका विद्यालय का अभिलेख का हिस्सा है, यह भी विद्यालय अभिलेख में होता है सेवा पुस्तिका, यह भी सही है। खेल का मैदान विद्यार्थी का स्पार्क प्लग है, खेल का मैदान स्पार्क प्लग नहीं होता है ये। और नकारात्मक निर्देशन निर्देशन में शामिल नहीं होता है, तो ये भी सही है। नकारात्मक निर्देशन होता है और निर्देशन में शामिल नहीं होता, सही कथन है। तो हमें ऐसे चूज करना था, तो 3 नंबर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है। तो शैक्षिक प्रबंधन का क्या अर्थ है, एक संस्था द्वारा सामूहिक प्रयास, ये शैक्षिक प्रबंधन होगा। शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना, यह भी होगा। पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, यह भी शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है। तो सारे हैं, तो उपयुक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन 4। वर्तमान संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं हैं। देखो क्या क्या विशेषताएं हैं। शैक्षिक प्रबंधन एक मानवीय प्रक्रिया है, बिल्कुल ये मानवीय प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन का स्वरूप विकेंद्रीकरण में पाया जाता है, यानी शैक्षिक प्रबंधन में क्या होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकृत किया जाता है, यह भी सही है। और शैक्षिक प्रबंधन की रचना उसके मानव तत्वों द्वारा होती है, यह भी सही है। तो ये विशेषताएं ध्यान रखनी है, ये सभी कथन सही हो गए। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय संगठन के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता। तो प्रत्यक्ष संबंध कौन सा नहीं रखता विद्यालय के संगठन में, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं ये संबंधित है। समय सारणी भी संबंधित है। जनसंख्या शिक्षा ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। संस्थागत नियोजन भी है, ठीक है। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन के मानवीय संसाधनों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो मानवीय संसाधन में विद्यालय स्तर पर देखो अध्यापक होते हैं, ठीक है, छात्र भी होते हैं, अभिभावक भी होते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री है ना विद्यालय स्तर पर नहीं होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रबंधन का जनक माना जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर अरिंदम चौधरी भारतीय प्रबंधन का जनक माना जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन क्या है, सफल संप्रेषण प्रबंधन का शक्ति ग्रह होता है। तो सफल संप्रेषण यानी सही जो बातचीत है वो शक्ति ग्रह होगा, बिल्कुल सही है। बाल सभा विद्यालय के भौतिक संसाधनों में शामिल नहीं है, तो बिल्कुल भौतिक संसाधन नहीं होती बाल सभा, ये भी सही है। प्रबंधन का गुरु पीटर ड्रैकर को माना जाता है, तो ये सही है। प्रबंधन का जो गुरु है वो पीटर ड्रैकर को माना जाता है। अगला कथन है, किसी भी संगठन का मस्तिष्क उसका समन्वय होता है। तो मस्तिष्क समन्वय ये गलत हो गया। प्रश्न 20, लूथर गुलिक ने संगठन के कितने सिद्धांत माने हैं। तो लूथर गुलिक ने कितने माने, 10 माने। अगला प्रश्न 21, प्रबंधन तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रबंधक और भी अधिक सफल प्रबंधक बन जाते हैं। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो ये कथन देने वाले हैं मायर्स और स्टोकडिल। मायर्स और स्टोकडिल यानी ए व बे दोनों, ये उत्तर है। कथन क्या है देख लेना, प्रबंधन तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रबंधक और भी अधिक सफल प्रबंधक बन जाते हैं। तो यह कथन थे मायर्स और स्टोकडिल का। अगला प्रश्न है, हेनरी फयोल ने संगठन के कितने सिद्धांत माने। तो हेनरी फयोल ने संगठन के 14 सिद्धांत माने हैं, ठीक है। और लूथर गुलिक के हमने पढ़े थे 10, हेनरी फयोल के 14। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन की प्रक्रिया का भाग नहीं है। तो आदेश देना भी है, मूल्यांकन भी है, प्रशिक्षण भी है, लेकिन अनुशासन ये है ना निर्देशन की प्रक्रिया का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रबंधन सूचना तंत्र का उद्देश्य है। तो शैक्षिक प्रबंधन में सूचना तंत्र का क्या उद्देश्य है, राज्य स्तर पर सूचना का संकलन करना होता है, जिला स्तर पर सूचना का संकलन करना यह भी होता है, प्रबंध का को परिणामदायी बनाना यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है। अगला देखो 25 नंबर, प्रबंध में अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन करना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना
ये कथन किसका है? तो ये जो सारे चीजें बताई है हेनरी फयोल ने बताई है। पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन करना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। 26 नंबर, सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंध कहा जा सकता है। सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंध कहा जा सकता है। ये कथन है जेडी मुन्ने का, जेडी मुन्ने का कथन है। अगला 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो विद्यालय का संगठन करना है, गतिविधियों की योजना नियोजन ये भी है, प्रणाली तंत्र नियंत्रण, उपयुक्त सभी सही है। निम्न में से कौन सा गलत मिलान है, यानी गलत कौन सा है? प्रबंधन को जीवन रक्त पिट ड्रैग करने का, ठीक है, तो प्रबंधन को जीवन रक्त पिट ड्रैग करने का ये सही है। प्रबंधन गतिशील और उद्देश्यपूर्ण क्रिया ये भी सही है। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। और गुलिक ने पीओसीसी का संप्रति दिया, ये गलत हो गया। गुलिक ने पीओसीसी का नहीं दिया, ये हेनरी फयोल ने दिया है। आगे देखते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अब देखो वापस से युग्म बना रखे हैं। प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा को, प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा को कहा जाता है। POCCC ये हेनरी फयोल का सिद्धांत है, ये भी ध्यान याद रखना है। संगठन का मस्तिष्क किसको कहते हैं? संगठन का मस्तिष्क प्रबंधन को कहते हैं, ये सही है। और विद्यालय का मस्तिष्क कहते हैं प्रधानाध्यापक को। संगठन का तो होता है प्रबंधन और विद्यालय का प्रधानाध्यापक, ये चारों युग्म सही है। ऑप्शन 4 सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से हमें जो गलत कथन है उसको छांटना है। विद्यालय प्रबंधन में सहयोग, समानता, लचीलापन व साझा उत्तरदायित्व शामिल होता है, सही है। हेनरी फियोल को प्रबंधन सिद्धांत और प्रशासन का पिता कहा जाता है, यह भी सही है। FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता कहा जाता है, यह भी सही है। अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा में प्रबंधन का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, तो प्रत्यक्ष संबंधन है। हृदय तो प्रबंधन तो का हृदय कहलाता, अभिप्रेरणा तो ये गलत हो गया। अगला प्रश्न 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो विद्यालय का संगठन होता है, गतिविधियों की योजना ये भी होता है, प्रणाली तंत्र नियंत्रण, सभी विकल्प सही है। एक दोबारा आ गया प्रश्न। देखो 32 नंबर, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लूथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट पोस्ट कॉर्ब यानी POSD CORB में अक्सर डी का अर्थ क्या है? तो सभी शब्दों का अर्थ हमें पता होना चाहिए, और डी का यहाँ अर्थ है डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। 33, शैक्षिक निरीक्षण किस प्रकार शैक्षिक प्रवेशन से भिन्न है? तो शैक्षिक निर्देशन और शैक्षिक प्रवेशन में अंतर क्या है? तो इसमें यह है कि जो शैक्षिक निरीक्षण होता है ये अल्प अवधि के लिए होता है, ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। शैक्षिक निरीक्षण जो होता है वो अल्प अवधि के लिए होता है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन RT एक्ट 2009 के बारे में असुमूलित है? ठीक है, तो RT एक्ट 2009 में देखो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे, ये सही है। 1 से 5 तक 1 किलोमीटर के लिए दिए हुए हैं, और 1 से 8 2 किलोमीटर। माता पिता की बाध्यता होगी कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें। देखो बाध्यता नहीं है, वो उनका कर्तव्य है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 की शिक्षा दी जाती है। प्रारंभिक विद्यालय 1 से 8 सही है। इसमें प्राथमिक होते हैं 1 से 5 और उच्च प्राथमिक होते हैं 1 से 8। धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीटें आरक्षित दुर्बल वर्ग के लिए, ये भी सही है। धारा 12 में 35वां प्रश्न, स्कूल के निर्णयकर्ता के रूप में किसे SMC में अभिभावक प्रबंधकों के चुनाव में मतदान करना या खड़ा होना चाहिए, और स्कूल क्या कर रहा है और इसे कैसे चलाना चाहिए, इसके बारे में सुझाव देना चाहिए? तो ये है माता पिता और अभिभावकगण, ये होते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर, RT एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक का कार्य नहीं है, तो एक बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखना ये शिक्षक का कार्य होगा। शारीरिक व मानसिक दंड का प्रयोग नहीं करना, बिल्कुल सही है। SMC का नेतृत्व ये शिक्षक नहीं करते हैं, ये करते अभिभावक, ठीक है। और 4 नंबर, प्रति सप्ताह 45 क्लास लेना, ये भी है इनका कार्य। अगला देखते हैं 37 नंबर, निम्नलिखित में से
सत्य कथन का चयन कीजिए। शिक्षकों के प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे 45 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्राथमिक विद्यालयों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात जो होता है वो 30:1 होता है, यानी 30 अध्यापकों 30 जो बच्चे हैं उन पे एक अध्यापक। आरटी अधिनियम 2009 आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष के लिए है, ये भी सही है, 6 से 14 के लिए, तो सभी कथन सही हो गए। अगला प्रश्न 38 नंबर, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी के अनुसार स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने का अर्थ क्या है। स्मार्ट में देखो एस होता है विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, और एम होता है मापने योग्य यानी मेजरेबल, और ए होता है सहमत, और आर होता है यथार्थवादी, और टी होता है समय सारणी टाइम टेबल, ठीक है, और यथार्थवादी रियलिस्टिक। तो ये विशिष्ट, मापने योग्य, सहमत, यथार्थवादी और समय सारणी। 39 नंबर, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 9 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आरटी एक्ट 2009 विकलांग बालकों के लिए 18 वर्ष तक लागू होता है, ये सही है। वैसे तो 18 वर्ष तक नहीं हो, 14 वर्ष तक ही है, लेकिन जो विकलांग बालक है वो उनके लिए 18 वर्ष के लिए। नो डिटेंशन नीति 10 जनवरी 2019 यानी नो डिटेंशन नीति 10 जनवरी 2019, ये भी सही है। कक्षा 1 से 5 पर 150 से अधिक अध्यापकों पर अनुपात 6:1 होगा, ये गलत हो गया, 150 से अधिक 6:1 नहीं होता है। इसका भाग 17 बच्चों को दंड से रक्षा करता है, ये सही है। आगे देखते हैं प्रश्न 40 क्या है। यदि कोई विद्यालय बच्चे के प्रवेश के समय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में दंड का क्या प्रावधान है। यानी कोई भी विद्यालय अगर स्कूल वाले जो कैपिटेशन फीस यानी कि एडमिशन के रूप में जो फीस लेता है एक्स्ट्रा, उसके लिए क्या है, प्रति व्यक्ति जो शुल्क लेगा उसका 10 गुना अर्थदंड उसे लिया जाएगा, 10 गुना। 3 नंबर हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरटी एक्ट 2009 के अनुसार सही नहीं है। फिर से आरटी एक्ट देखते हैं। धारा 3 अनिवार्य का तात्पर्य सरकार प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी, ये सही है। कक्षा 6 से 8 में 80 से ऊपर बच्चों को पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक, तो ये 80 पर नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है, 100 पर होता है। इसके अनुसार कक्षा कक्ष अधिक समझाती हैं, ये भी सही है। अध्यापक का दायित्व प्रत्येक बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखेगा, ये भी सही है। फिर से अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है, बिल्कुल सही है। 28 जो है वो निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है। 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, ये सही है। इसका 12 प्रति व्यक्ति जो शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। देखो 12 में ना वो है 25% जो निःशुल्क है वो है, ये तो ये गलत हो गया। और इसके भाग 14 में प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों की मुक्ति का प्रावधान है, ये भी सही है। तो धारा 14 है वो प्रमाण पत्रों की बात करता है। 43 राजस्थान सरकार द्वारा आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 बनाई। यानी सरकार ने अपना जो नियम बनाई 2011 में वो धारा 38 का लाभ लेते हुए किया था। धारा 38, इसमें कुल 38 धाराएं हैं, ठीक है, धारा 38 का लाभ लिया गया। अगला प्रश्न, बालकों के आरटी एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगा। तो ये जो मानक विकसित करना और लागू करने का काम केंद्र सरकार का, केंद्रीय सरकार का है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 45 देखते हैं क्या है। निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। विद्यालय के विकास से तुम विकास योजना तैयार करना आरटी 2009 की धारा 22 में है, सही कथन है। धारा 22 में विकास योजना तैयार करने की। विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक अमावस्या को होती है, ये भी सही है। विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष अभिभावक होता है, ये भी सही है। स्थानीय प्राधिकारी के सभी अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस वार्ड में जहाँ स्कूल स्थित है वे सभी विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं। जितने भी जो स्थानीय प्राधिकारी है वो भी उसके सदस्य होते हैं, तो ये सही है। तो सारे कथन सही है।
ऑप्शन 4 सही हो गया। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से कौन से स्तर पर विद्यालय के कार्यकलापों को मॉनिटर करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति है वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होती हैं, है ना। तो विद्यालय एसएमसी जो होती हैं वो 8वीं तक, यानी ऑप्शन 4 से हो गया। आगे एसडीएमसी होती है। 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में सही है? कौन सा सही है ये देखना है। इसमें किसी प्रकार का विवाद होने पर अंतिम निर्णय डीईओ का होगा, ये सही है। इसका कार्य क्षेत्र कक्षा 1 से 8 तक होता है, ये भी सही है। और इस एक आदर्श विद्यालय में एसएमसी और एसडीएमसी समितियां होती हैं, ये भी सही है। इसकी कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्यों में से 75% अभिभावक होना चाहिए, ये भी सही। अभिभावक 75% और महिलाएं 50%। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें देखना है गलत कौन सा है। इसकी साधारण सभा की शैक्षिक सत्र में 3 बैठकें होनी आवश्यक है, यानी यहाँ एसडीएमसी की और एसएमसी की बात हो रही, तो साधारण सभा की जो बैठक है वो शैक्षिक सत्र में 3 बैठकें होनी जरूरी है, सही है। विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव संस्था प्रधान होता है, विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव संस्था प्रधान होता है, अध्यक्ष अभिभावक होता है। इसकी साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 33.33 यानी 1/3 होना आवश्यक है, ये भी सही है, ठीक है। और साधारण सभा का तो 1/3 होना चाहिए। और एसडीएमसी का अध्यक्ष अभिभावक होता है, तो एसडीएमसी का अध्यक्ष अभिभावक नहीं होता, वो संस्था प्रधान होता है, तो ये ऑप्शन 4 गलत हो गया। 49 नंबर देखते हैं, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है वो परिभाषित है। तो उन सबको एक साथ इस अधिनियम में कहा गया असुविधाग्रस्त समूह में, यानी वंचित समूह में रखा गया इन सबको, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। तो ये आयु है 14 वर्ष की के पश्चात भी, 14 वर्ष के पश्चात भी। आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? तो ये धारा 10 है, जो माता पिता या संरक्षक को ये दायित्व है कि वह अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलवाए। 52 नंबर प्रश्न, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं, पहला, एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा, यानी जो प्रवेश है वो पूरे वर्ष भर दिए जाएंगे। एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ये भी सही है। एक बच्चे को अधिकार है कि वे किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण करवाए, यानी वे किसी भी समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र मांग सकता है, ये भी सही है। आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा नहीं। किसी जो आयु प्रमाण पत्र की कोई भी प्रवेश पत्र अगर प्रमाण पत्र है नहीं है तो भी प्रवेश देना होगा, तो ये इसमें क्या है, मना नहीं कर सकते। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होंगे? तो देखो, समिति में जो विद्यालय का एक शिक्षक तो शामिल होता ही है और विद्यालय का प्रधानाध्यापक भी होता है, स्थानीय निकाय का चुना हुआ एक सदस्य भी होता है, क्षेत्र का बीओ है ना, वो एसएमसी का सदस्य नहीं होता है। आगे चलते हैं 54 नंबर प्रश्न पर, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी में महिलाओं सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या है? तो महिला का 50% है, ऑप्शन 2 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में सही नहीं है? देखो, विद्यालय प्रबंधन समिति में वर्तमान में 16 सदस्य है, बिल्कुल सही है।
विद्यालय विकास योजना का निर्माण विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। विद्यालय विकास योजना बनाती सही है। विद्यालय प्रबंधन समिति की वार्षिक अंकेक्षण ऑडिटर सहकारी समिति द्वारा किया जाता है, ये भी सही है, ध्यान रखना इसको। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, 3 वर्ष नहीं होता है, 2 वर्ष होता है, ये गलत कथन हो गया। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु तो कौन सक्षम है? तो इसके लिए सक्षम है वो समुचित सरकार है। ठीक है, ऑप्शन 3 हो गया। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरटी एक्ट 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21A में है, ये सही बात है, 21A में है। भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया, ये भी सही है। अगला कथन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में 14 वर्ष के पश्चात भी शिक्षा की व्यवस्था पर बात की गई है, तो इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं की गई। 6 से 14 ही है इसमें, तो ये गलत हो गया। अगला देखते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 समूह बालकों के लिए है, तो ये सही है। अगला कथन देखते हैं, प्रश्न नंबर 58, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नलिखित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? तो ये जो 2009 वाले में भाग 16 में ना संशोधन 2019 में किया गया, ध्यान रखना, भाग 16 2019 में संशोधित हुआ। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो यह है 5वीं और 8वीं। ऑप्शन 1, विद्यालय प्रबंधन समिति SMC में, कार्यकारी समिति में, तो SMC में जो अभिभावकों की संख्या का प्रतिशत है वो 75 है, तो ऑप्शन 4 हो गया सही। 61, RT 2009 के अनुसार शिक्षक का कार्य नहीं है, तो शिक्षक का कार्य देखो SMC का नेतृत्व करना, दूसरा दे रखा है प्रति सप्ताह 45 क्लास होना, शारीरिक मानसिक दंड का प्रयोग करना और प्रत्येक बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखना। तो अधिगम रिकॉर्ड तो रखेंगे ही, ठीक है, और इसके अलावा SMC का नेतृत्व भी कार्य नहीं है। अच्छा, अब नहीं का चयन करना है तो SMC का नेतृत्व ये नहीं करेंगे, नेतृत्व करते हैं जो अभिभावक, और एक शारीरिक दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ये इसमें 2 हो गए, 1 और 3 सही हो गए। ऑप्शन बी, शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये सही है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा, ये भी सही है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य, 60 नहीं है 45 घंटे, ये गलत हो गया। और विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान 20 में है। चलते अगले क्वेश्चन पे, 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन RT 2009 के अनुसार सही है? इसके अनुसार कक्षा अधिक समझाती हैं, बिल्कुल सही है। धारा 3 में अनिवार्य का तात्पर्य सरकार प्रवेश, उपस्थिति वे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता सुनिश्चित करेगी, ये भी सही है। कक्षा 6 से 8 में 100 से ऊपर बच्चों पर पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होंगे, ये भी सही है। और शिक्षक प्रति सप्ताह 45 घंटे, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है, कार्य करेंगे, तो सभी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन RT 2009 के बारे में सत्य नहीं है? देखो, RT 2009 विकलांग बालकों के लिए 18 वर्ष तक लागू है, सही बात है, विकलांग बालकों के लिए 18 वर्ष तक लागू है।